ट्वेल्थ क्लास भौतिक विज्ञान सेट 346 BU 2023 के पार्ट 3 की बात करते हैं। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 सेट 346 BU का करा चुके हैं। आज पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, संधारित्र की परिभाषा को लिखना है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना है। फिर आगे इस चित्र की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना होगा। चालक की वैद्युत आवेश की संग्रहण करने की क्षमता की माप चालक की धारिता कहलाता है या फिर संधारित्र की धारिता कहलाता है। यानी कोई संधारित्र कितना आवेश अपने अंदर स्टोर करेगा, वही स्टोर करने का माप ही संधारित्र की धारिता या फिर चालक की धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फिर फैरड होता है। यही दो मात्रक होते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू में V। तो यहाँ से C बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान में V, जाके ऊपर मात्रक आवेश नीचे मात्रक वोल्ट हो जाएगा, इसलिए कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरड होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन दिया गया है हमको देखते हैं। 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका क्रम क्या है। तो देखेंगे 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो धारिता किससे निकलती है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसी प्रकार से देखेंगे 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ भी कुल धारिता जब दोनों की निकालेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगी। दोनों फिर समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम में विभव होता है समान। जब विभव समान हो जाएगा तो Q बराबर CV से हम यहाँ से Q का मान निकालें। देखते हैं। छः माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो 1/C1 बराबर मान लिए 1/3 प्लस 1/6 जाकर एलसीएम लेंगे, हल करेंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो C1 बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड जाकर। अब देखिए 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में बताए थे, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता। तो 1/C2 बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4 जाकर एलसीएम लेंगे, सीधा करेंगे तो C2 बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड जाकर, 3 माइक्रोफैरड जाकर। अब देखते हैं फिर एक बार चित्र को। 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, तुल्य धारिता कितनी आई है, 2 माइक्रोफैरड जाकर। इसी हिसाब से 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं तो तुल्य धारिता कितनी आई है, 3 माइक्रोफैरड। देखें, अब देखेंगे ये वाला क्रम और ये वाला क्रम इसके साथ में, इसके भी साथ में और इसके साथ में किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में विभव समान रहता है, तो इसके लिए Q बराबर CV लगाएंगे ऊपर वाले के लिए, और फिर नीचे वाले क्रम के लिए Q बराबर CV लगाएंगे और Q का मान मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, अतः C1 पर आवेश। अब C1 का मान कितना ज्ञात किए थे, 2 माइक्रोफैरड। तो Q बराबर CB, तो Q1 C1 इंटू B जाके हो जाएगा। C1 का मान 2 है और V का मान कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। आप नीचे देखेंगे बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की। मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलाम। अब देखते हैं ये Q1 आवेश किस किस पर है, 6 माइक्रोफैरड पर है, 3 माइक्रोफैरड की, यही दोनों श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आवेश रहता है समान, यानी 6 माइक्रोफैरड पर भी
और देखिए 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः प्रत्येक पर 40 माइक्रोकूलाम का आवेश होगा जाकर। ठीक इसी प्रकार हम C2 पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं C2 पर आवेश कितना होगा। C2 पर आवेश होगा Q2 बराबर C2 इंटू में V हो जाएगा। तो C2 का मान कितना है 3 दिया गया, अभी हम ज्ञात किए हैं। B बराबर कितना है 20 है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 माइक्रोकूलाम आ जाएगा, यानी 60 माइक्रोकूलाम जो होगा। अब देखिए C2 में कौन कौन से संधारित्र आ रहे हैं, 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, दोनों श्रेणी क्रम में है, यानी 12 माइक्रोफैरड है और 4 माइक्रोफैरड, दोनों पर ही आवेश कितना होगा 60 माइक्रोकूलाम होगा जाकर, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है। कंफर्म हो गया। ठीक, अथवा वाला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला इसका जो क्वेश्चन दिया है, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए, यानी सबसे पहले तुमको गॉस का प्रमेय बताना है, फिर इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। फिर सुन लीजिए, सबसे पहले दिया गया है गॉस का प्रमेय का उल्लेख करना है सबसे पहले, फिर क्या करना है, एक अनंत लंबाई का पतला आवेशित तार लेना है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही होगी या विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा होगा उसका मान हमको निकालना है कि उसके लिए क्या सूत्र है। सबसे पहले गॉस की प्रमेय पर आते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वंद पृष्ठ, एक चीज ध्यान रखेंगे, गॉस की प्रमेय हमेशा हमेशा वंद पृष्ठ के ही लिए लगती है, ये चीज ध्यान रखें। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी वंद पृष्ठ होगा, अब उसमें क्या होगा विद्युत आवेश रखा हुआ तो वहां से फ्लक्स निकलेगा, तो वही संपूर्ण फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/में ε0 गुना होता है। अब जैसे मान लीजिए बंद पृष्ठ आवेश कितना घिरे हुए है, परिबद्ध किए हुए Q, तो Q/ε0 हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। अब मान ये किसके बराबर है, विद्युत फ्लक्स के, यानी φE के बराबर है। विद्युत फ्लक्स का एक और सूत्र पड़ा है, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर बराबर में Q/ε0। ये कह रहा है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, माना कोई एक बंद पृष्ठ है, उससे परिबद्ध आवेश Q है, तो Q/ε0 कर दीजिए, Q/ε0 कर दीजिए। यही मान किसके बराबर होगा, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाले या निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स के जाके बराबर होगा जाकर, तो बराबर कर दिए हैं और इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ कर दिए हैं, E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर कर दिए। ठीक, अब इसके एक अनुप्रयोग दिया गया है, पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देख लेते हैं ध्यान से इसे। माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना मान लिए हैं, लैम्डा मान दिए। कुछ नहीं, बहुत आसान होता है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर, तो नीचे मीटर है ऊपर कूलाम। अब मीटर को कर दीजिए एक, यानी एकांक लंबाई पर या एकांक मीटर की लंबाई पर स्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर क्या होगा, आवेश ऊपर है Q, नीचे लंबाई है, मान लीजिए इसकी लंबाई L है जाकर, तो अगर परिभाषा भी करनी है तो L बराबर कितना कर देंगे, 1 मीटर। जब L 1 मीटर हो जाएगा तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, Q जाकर, यानी 1 मीटर लंबे या 1 मीटर लंबाई के तार पर स्थित आवेश जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और प्रदर्शित कैसे करते हैं, लैम्डा से। देखते हैं, तार से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप देख रहे होंगे तार है स्मॉल l लंबाई का, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु
P है जाकर। तो इसी P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब किया जाता है, जिस पर तीव्रता निकालनी होती है गॉस थ्योरम से, उस बिंदु से जाने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब देखते हैं तार कैसा है, वेलनाकार। तो P बिंदु से जाने वाला एक वेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कैसा खींचते हैं, वेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। जिस प्रकार की आवृत्ति होती है उसी प्रकार का गॉसियन पृष्ठ होता है, ये ध्यान रखें। तो तार की आकृति किसकी थी, वेलनाकार, तो P बिंदु से जाने वाला गॉसियन पृष्ठ भी हम वेलनाकार खींच लेते हैं। ठीक, अब देखेंगे एक बार इसके वक्रीय पृष्ठ पर तीव्रता और अवयव कोई ले लेंगे और एक बार इसके गोलीय पृष्ठ पर ले लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, मान लिया हम वक्रीय पृष्ठ पर कोई dA क्षेत्रफल का अवयव है, तो इसका क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, लंबवत होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर प्लस है सभी जगह, कहाँ क्या है, यहाँ पर सब जगह प्लस है, तो तीव्रता की दिशा भी बाहर होगी, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से बाहर की ओर होती है। देखेंगे दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा डिग्री जाकर, थीटा डिग्री है। अब आते हैं यहाँ पर, ये पृष्ठ कुछ होगा इस तरह से, तो इस पर ऊपर की तरफ होगा क्षेत्रफल वेक्टर जाकर, तो ऊपर क्षेत्रफल वेक्टर हो गया dA वेक्टर जाकर, और तीव्रता विद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही बाहर की ओर होगी। देखते हैं इनमें कोण कितना है, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री आकर। अब देखिए कास थीटा का टर्म आएगा, कास थीटा का टर्म आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कास 0 मान हो जाएगा 1 जाकर, यहाँ पर आएगा कास 90 जाकर, तो ये हो जाएगा 0 जाके, यानी इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं। यहाँ समांतर है तो यहाँ निकलने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा, आगे भी डिस्कस करें। देखते हैं इसके लिए P बिंदु से जाने वाले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को खींचते हैं। ठीक, गॉसियन पृष्ठ ये खींच दिया है, P बिंदु से जाने वाला ये P बिंदु है, इस तरह से ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार बना लिए। किसी भी क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए क्षेत्रफल अवयव हमने dA कंसीडर किया था, उससे हम गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो d फाई e चूंकि अवयव है, अवयव क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, तो फ्लक्स भी कम ही होगा, तो d का मतलब है कम फ्लक्स है। ठीक, तो d फाई बराबर हो जाएगा E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर। अभी जब हमने गॉस का प्रमेय पढ़ा था तब ये सूत्र डिस्कस किया था वहाँ पर। तो अभी ये वेक्टर में है, तो A वेक्टर डॉट में B वेक्टर, तो डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, तो E आ जाएगा, D आ जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा का मान वक्रीय पृष्ठ के लिए कितना बताए थे अभी पीछे चित्र में, 0 डिग्री, तो हो जाएगा E इंटू डी ए, कास 0 का मान होता है 1 चक्कर। अब गोलीय पृष्ठ के लिए भी यही सूत्र देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा E डी ए कास 90 जाके, कास 90 का मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम वो लिखे नहीं यहाँ पर। तो केवल फ्लक्स किससे गुजरेगा, वक्रीय पृष्ठ से जाकर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय भाग से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जाके, अभी तो एक डी अवयव से गुजर रहा था, अब हम पूरी गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय भाग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो पूरा जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा दें, यानी समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करेंगे, यहाँ से d हट जाएगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर, और मान किसका बराबर था इसके, E dA का मान बराबर था। अब E में तो कोई परिवर्तन नहीं, बाहर लग जाएगा, समाकलन उसके साथ रहता है जिसमें परिवर्तन करना होता है हमको। परिवर्तन किस में करना है, dA। अब dA है क्या, अब देखिए dA क्या है, उस बेलन का वक्र पृष्ठ है, टोटल वक्र पृष्ठ। देखिए समाकलन का मतलब होता है योग, और dA का मतलब क्षेत्रफल का योग जाकर, अब वो भी उसके वक्र पृष्ठ पर स्थित, यानी टोटल पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई RL, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RL। R त्रिज्या है बेलन की, यह लंबाई है। अब
इंटीग्रेशन डी ए की जगह क्या रख देते हैं 2πr l, तो ई का ई ही रहेगा और यहाँ पर 2πr l आ जाएगा। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन लैम्डा बराबर हम अभी बताए थे क्या होता है क्यू अपान में एल। यहाँ से क्यू का मान निकाल लीजिए, तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल जाकर। अब लैम्डा क्यू बराबर लैम्डा एल उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ पर जाकर। तो फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट जाके, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों फ्लक्स के मान हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर कर देते हैं। बराबर जब कर देंगे तो E मल्टीप्लाई 2πr l, ये तो समीकरण 1 में था, लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2 में था। ठीक, एल से एल कट गया तो E बराबर लैम्डा अपान में 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r आ जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा व्यवस्थित करके लिख देते हैं इसी को, तो 2 से ऊपर गुणा और 2 से भाग कर देते हैं ताकि यहाँ पर 4π एप्सिलॉन नॉट बन जाए। तो 1 अपान में 4π एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2 लैम्डा अपान में r। यही अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बताना है और ये आंकिक दिया गया है, उस आंकिक को करना है जाकर। आंकिक में थोड़ा देख लें, एक इलेक्ट्रॉन इतने इतने मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग का। तो ये हमको वेग दिया गया है कि चाल से 0.3 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या दी गई है, स्मॉल r दी गई है, कि वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। इसके चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल M का मान ज्ञात करना है, ये दिया गया है। सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण की बात कर लेते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव या धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो द्विध्रुव पर एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। समझ लेते हैं, यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव या धारा लूप एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा वही कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। फिर सुन लीजिए, यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव या धारा लूप एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित हो तो उस पर जो बल आघूर्ण लग रहा होगा वही क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अभी बताए थे v बराबर 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड दिया गया है, त्रिज्या r दी गई है 0.3 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं। q आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम जाकर। अब चुंबकीय आघूर्ण पर आते हैं। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है qvr अपान में 2 जाकर। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? qvr अपान में 2 जाकर। सभी के मान दिए गए हैं, लगा देंगे मान। q का मान 1.6 × 10⁻19, v का मान 2 × 10⁷, r का मान 0.3 × 10⁻3 डिवाइड में 2 है जाकर। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हल कर लेंगे तो m बराबर आ जाएगा 0.48 मल्टीप्लाई 10⁻22 जाकर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7 का ही, प्रश्न संख्या 7 का ही अथवा वाले क्वेश्चन पर। देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। टेस्ला मात्रक किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो b बराबर 0.3 टेस्ला नोट कर लिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में
4 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से क्या दी गई है, चाल दी गई है। तो b बराबर नोट कर लेते हैं 4 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकंड से थीटा कोण पर, यानी थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नोट कर लेते हैं, प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या, एक तो सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ r क्वेश्चन मार्क लिख लिए हैं। आगे इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल का मतलब होता है पिच ज्ञात करना है, या फिर दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी, चूड़ी अंतराल या फिर दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी या पिच एक ही बात होती है, वो ज्ञात करना है। ठीक, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता होता है, कितना होता है, Q बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मीटर होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्पिलाकार मार्ग की त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्ताकार मार्ग जब होता है तो r बराबर mb/qb होता है, लेकिन यही मार्ग जब सर्पिलाकार हो जाता है तो r बराबर हो जाता है mb sin थीटा, इन किस कोण पर है, mb sin θ/qb, सभी के मान लगा। m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 या फिर 9 गुणा 10⁻31 ले लिया जाता है। v हमको दिया ही गया है, कोण भी sin 60 दिया गया है, q हमको पता है, v पता है चुंबकीय। सॉल्व कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, √3 का मान रख देंगे। √3 का मान कितना रखेंगे, 1.732 जाकर जब हल कर लेंगे तो आ जाएगा 6.56 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। ये हो गया है वृत्ता सर्पिलाकार मार्ग की त्रिज्या। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पिच या फिर चूड़ी अंतराल निकाल लीजिए, पिच या चूड़ी अंतराल निकालना है। तो P बराबर होता है वेग का समांतर वाला घटक, वेग का क्षैतिज घटक कह सकते हैं, और इंटू में T होता है जाके। अब वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है, v cos थीटा, और आवर्त काल जो होता है वो 2πm/qv होता है। वेग का क्षैतिज घटक होता है v cos थीटा, और आवर्त काल जो t होता है वो 2πm/qv होता है। सभी के मान लगा देते हैं। तो वेग b का मान दिया है 4 गुणा 10⁵, थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री रख दिए हैं। 2 हो गया, पाई का मान 22/7, m का मान 9 गुणा 10⁻31, q का मान 1.6 गुणा 10⁻19 और b का मान 0.3। जब हल करेंगे तो 2.38 गुणा 10⁻5 मीटर आ जाएगा पिच। यही चूड़ी अंतराल है, यही पिच है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है। तो यानी सबसे पहले हमको क्या बताना है, प्रतिबाधा बताना है, इसका मात्रक भी बताना है, और दिए गए परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रतिबाधा बताना है, फिर प्रतिबाधा का मात्रक बताना है, फिर अमीटर यानी धारा का बताना है, क्योंकि अमीटर क्या काम करता है, धारा नापता है। वोल्ट मीटर यानी विभवांतर का मान बताना है कि कितना विभवांतर है, ये वोल्ट मीटर नापेगा। यही इसके पाठ्यांक होंगे। चित्र हमको दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। ये एक्सएल बराबर दिया है 60 ओम। एक्सएल का मतलब क्या है, कुंडली का प्रतिरोध। आर दिया गया है 30 ओम। एक्ससी यानी संधारित्र का प्रतिरोध कितना दिया है, 20 ओम। एक समीकरण दे रखा है V बराबर 200√2 sin ओमेगा टी, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पर अमीटर लगा है। तो सबसे पहले प्रतिबाधा की परिभाषा पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध कामा प्रेरक, या प्रतिरोध हो गया है, प्रेरक कुंडली हो गया है, और संधारित्र। देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में यही तीन होते हैं, प्रतिरोध होता है, प्रेरक कुंडली होती है, और संधारित्र होता है। यानी L होता है, C होता है, R होता है। तो वही यहाँ पे कहा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से दो या दो से अधिक अवयवों के द्वारा
दो हो या दो से अधिक अवयवों द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। यानी या तो यल सी मिलकर डाल दें अवरोध, या फिर सी आर डाल दें, या फिर यल सी डाल दे जाकर, यल आर डाल दे जाकर। यानी कोई दो या दो से अधिक अवयव के द्वारा डाले गए अवरोध को या फिर मतलब रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। अब प्रतिबाधा क्या है? अवरोध है यानी प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होगा। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी ओम होगा। फिर सुन ले, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध कामा प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से कोई दो या दो से अधिक अवयवों के द्वारा डाला गया अवरोध ही प्रतिबाधा कहलाता है। इंग्लिश में इसको इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और अवरोध है, चूंकि अवरोध प्रतिरोध ही होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जब ओम होता है तो प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक्सएल बराबर दिया है 60 ओम, आर बराबर दिया है 30 ओम, एक्सी बराबर दिया गया है 20 ओम, और वी बराबर 200√2 साइन ओमेगा टी। ये हमको एक इक्वेशन गिवन है अल्टरनेटिंग करंट की। सबसे पहले प्रतिबाधा जेड का मान निकाल देते हैं। देखिए, प्रतिबाधा का मतलब समझिए प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं, तो जेड जब निकाल देंगे तो प्रतिबाधा हमको पता लग जाएगी जेड। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर बी अपान में आर जाकर, बी अपान में आई जाकर, वहां से मिल जाएगा सब। बढ़ते हैं आगे। जेड बराबर अंडर रूट के अंदर होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्सएल का मान 60 है, एक्सी का मान 20 है, ऊपर स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 और 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 25 हो जाकर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 ओम आ जाएगा। अब देख लेते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हमको दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है? V बराबर 200√2 साइन ओमेगा टी। इसकी तुलना कर लेते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर लेते हैं। तो बाकी मानों से हमको मतलब नहीं है, केवल V0 को नोट कर लेते हैं। तो V0 बराबर आ जाएगा 200√2 वोल्ट जाकर। अब V0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, यानी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। जबकि हमको अधिकतम मान नहीं निकालना है, हमको प्रत्यावर्ती धारा का सामान्य मान निकालना है, यानी VRMS निकालना है। तो VRMS का सूत्र होता है V0 अपान में √2 जाकर। V0 का मान 200√2, नीचे भी √2 रहेगा, कट जाएगा, कितना बचेगा? 200 वोल्ट जाकर। अब देखिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए कितना आ गया है? 200 वोल्ट आ गया है। सुनते रहिएगा अभी आगे। अमीटर का पाठ्यांक अब निकालते हैं। अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का काम क्या है? धारा नापना। तो I बराबर आ जाएगा VRMS अपान में जेड। VRMS क्या होता है? जनरल जो प्रत्यावर्ती धारा बह रही उसका मान होता है। तो I लिख सकते हैं या फिर IRMS लिख सकते हैं, यही मान को निकालना है। अगर उच्चतम मान पूछा जाता तो I0 निकालते हैं। तो I बराबर हो जाएगा VRMS अपान में जेड। तो ऊपर 200, नीचे जेड का मान 50, काटेंगे तो हो जाएगा 4 एम्पियर। अब चित्र को देखें, चित्र में वोल्ट मीटर लगा कहाँ है? देखिए, चित्र में वोल्ट मीटर लगा है। इस सर्किट को देखें, इस वाले सर्किट को, इस प्रतिरोध में नहीं जाना है, केवल इस वाले सर्किट को देखें। इसमें वोल्ट मीटर लगा है, इसमें तो अमीटर लगा था, तो अमीटर में धारा का मान निकाल लिए हैं, 4 एम्पियर आ गया है। हमको जाना है इस वाले में, तो इस वाले में देखते हैं कुंडली लगी है, प्रेरक कुंडली, और दूसरा क्या लगा है? संधारित्र। यानी इन्हीं दो के प्रतिरोध लगेंगे, केवल इन्हीं के प्रतिरोध। ठीक, बढ़ते हैं आगे। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक
तो v बराबर हो जाएगा I इंटू में r होता है। v बराबर क्या होता है, आई आर होता है ओम का नियम। तो I की जगह पर 4 हो गया। r क्या है, प्रतिरोध रहेगा, लेकिन किसका रहेगा, संधारित्र और प्रेरक कुंडली का जाकर। अब दोनों के प्रतिरोध का अंतर यहाँ पे लिखेंगे। अंतर देखते हैं कितना होगा। तो प्रतिरोध का अंतर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। जैसे वहाँ प्रतिबाधा निकाल लेते उसमें इसका स्क्वायर यूज किए थे। तो एक्सएल माइनस एक्सी, कभी भी एक्सएल प्लस में एक्सी नहीं होता है, क्योंकि दोनों की दिशाएं होती हैं विपरीत। यानी हमेशा जब कुल प्रतिरोध की बात करेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी की ही बात करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखें बिल्कुल। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा उन दोनों का, एक्सएल माइनस का एक्सी। एक्सएल का माइनस 60, एक्सी का 20, माइनस कर देंगे आ जाएगा 40 जाएगा। तो V बराबर आ जाएगा 160 वोल्ट जाके। अब प्रश्न संख्या 8 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कला संबंध स्रोत क्या है, यानी पहले तो हमको कला संबंध स्रोत के बारे में बताना है। आगे दिया गया है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी, यानी स्मॉल d का मान दे रखा है। ये कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी या स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d होता है। स्मॉल d 2 मिलीमीटर दे रखा है। पर्दे तक की दूरी, स्लिट से पर्दे तक की दूरी या स्रोत से पर्दे तक की दूरी कैपिटल D होती है। ये मान कैपिटल D का दे रखा है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान दे रखा है, एकवर्णी प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज चौड़ाई यानी क्या निकालना है, बीटा क्वेश्चन मार्क है या W क्वेश्चन मार्क है। आगे केंद्र से तीसरी अदीप्ति फ्रिंज, कौन सी अदीप्ति फ्रिंज है, तीसरी है, वो भी अदीप्ति फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। ये सब है। फिर सुन लें, ये स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है, तो स्मॉल d बराबर 2 मिलीमीटर हो जाएगा। पर्दे तक की दूरी कैपिटल D होती है, 1.5 मीटर हो जाएगी। लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे जाकर। फ्रिंज चौड़ाई बीटा या W लिखते हैं, तो ये ज्ञात करना है। केंद्र से तीसरी अदीप्ति फ्रिंज की दूरी निकालना है जाकर। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। तो वे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है या परिवर्तित नहीं होता है। यानी वे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं जिनके बीच कलांतर नियत रहता है या परिवर्तित नहीं होता है। जैसे पहले अगर कला संबंध पहले दो स्रोतों के बीच कलांतर 90 डिग्री का हो तो हर जगह 90 का ही मिलना चाहिए, और या फिर 90 के रेशियो में नियत रहना चाहिए। तो दोनों स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। फिर सुनने एक बार, वे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है या परिवर्तित नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं इसके आंकिक पर। आंकिक में हमने बताया भी था, स्रोतों के बीच की दूरी दी गई, यानी स्मॉल d दिया गया है, तो 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिए हैं। स्रोत से पर्दे तक की दूरी गई, यानी कैपिटल D दिया है 1.5 मीटर। तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा दिया गया है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदल लिए। फ्रिंज चौड़ाई जो बीटा होती है वो d लैम्डा पान में स्मॉल d होती है। फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर क्या होती है, कैपिटल D लैम्डा पान में स्मॉल d जाकर। सबके मान लगा दीजिए। कैपिटल D का मान 1.5 है, लैम्डा का मान लगा दिए हैं और स्मॉल d का मान निकाल दिए। जब हल करेंगे जाकर तो बीटा बराबर 4.5 गुणा 10 की घात -4 आ जाएगा। तो बीटा बराबर 4.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर आ जाएगा। अब आते हैं तीसरी अदीप्ति फ्रिंज की दूरी। तो अदीप्ति फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। x बराबर m-1/2 कैपिटल D लैम्डा अपान में स्मॉल d, जबकि दीप्ति फ्रिंज के लिए होता है स्मॉल m और d लैम्डा अपान में स्मॉल d। ये होता है ब्राइट फ्रिंज या दीप्ति फ्रिंज के लिए विस्थापन का सूत्र जाकर।
और ये हमको दिया किसका क्या है, अदीप्ति, याद रखें बिल्कुल, अदीप्ति फ्रिंज के लिए x बराबर m माइनस 1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, m बराबर 3 रख दीजिए क्योंकि तीसरी चाहिए फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज का विस्थापन चाहिए है, तो 3 माइनस 1/2 4.5 गुणा 10⁻⁻4, देखेंगे इसका ही मान अभी ज्ञात किए हैं, यही यहाँ पर मान था, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, हल करेंगे तो हल करने पर आ जाएगा 11.25 गुणा 10⁻⁻4 मीटर, 11.25 गुणा 10⁻⁻4 मीटर जाकर। प्रश्न संख्या 9 आते हैं, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में पहला क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है और दूसरा क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये है जो परीक्षा 2024 में होने जा रही है उस परीक्षा में ये क्वेश्चन या इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन कराए नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद।